अध्याय 9 देख रहे हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान एक जीवंत दस्तावेज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से आज 2020 70 साल का समय गुजर चुका है। हर चीज बदल गई है। संविधान को भी बदलना समय की मांग है। 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, इसीलिए हम इस पे जाएंगे। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। परिस्थितिवश सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, संविधान में संशोधन आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। सही और गलत बताना है आपको इसमें। तो राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति साहब के पास संविधान संशोधन पहुंच गया, राष्ट्रपति साहब इसको वापस संसद में नहीं भेज सकते। सही कहा गया है। अगला, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। बिल्कुल सही। शुरुआत होती है लोकसभा से, लोकसभा इसे पास कर देती है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत होती है, यानी दोनों अलग अलग पारित करेंगे इसे विशेष बहुमत से। उसके बाद और कुछ प्रावधान है, जैसे जब हम जहां स्टेट्स की बातें आ जाती हैं, स्टेट्स के लिस्ट की बातें आ जाती हैं, हस्तांतरण की बातें आ जाती हैं सब्जेक्ट की, तब विधानसभा भी आ जाएगी, एमएलएस भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल उन लोगों के पास है जिनको हमने इलेक्ट किया है। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती। बिल्कुल सही है ये, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। संविधान कई तरीके से चेंज हुआ है। या तो संसद ने चेंज किया है, या जो जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने इतने सालों में अलग अलग डिसीजन दिए हैं, फैसले दिए हैं, उसके हिसाब से भी चीजें चेंज हुई है। लेकिन न्यायपालिका प्रस्ताव ला नहीं सकती, यह केवल संसद से शुरू हो सकता है। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल गलत है। संसद कुछ खंडों में कर सकती है। अगर हम संसद को लोकसभा कह रहे हैं, तो लोकसभा कुछ प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें दोनों की जरूरत होती है, दोनों हाउसेस में अलग अलग मेजॉरिटी होनी चाहिए। और कुछ ऐसे संशोधन हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट करना है, अगर उनमें मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर आपको राज्यों के पास भी जाना पड़ेगा। 28 राज्य हैं, कम से कम 14 से ऊपर हमारी जो विधानसभाएं हैं वो एग्रीमेंट में होनी चाहिए, सपोर्ट में होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? यह थोड़ा सवाल जो है ना, इसका उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, भारत के राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा अभी। इनका रोल है, फॉर्मली रोल है, लेकिन बाकी और किसी काम में इनका रोल नहीं है। राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, न्यायपालिका को कोई रोल नहीं है। लेकिन इनके क्या रोल है यह भी बताता हूं मैं आपको। मतदाता का क्या कोई रोल है? मतदाता का भी रोल नहीं है। अब मैंने ये तो बता दिया, अब मैं इनकी व्याख्या करता हूं। मतदाता का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि मतदाता खुद जो है संशोधन नहीं कर रहा है भारतीय संविधान में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मतदाता ही तो लोकसभा और विधानसभा में अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं। वही चुने हुए प्रतिनिधि वही तो जाके संशोधन करते हैं। तो आप कह सकते हैं मतदाता का रोल है इसमें। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का शब्द यूज करूंगा। भारत के राष्ट्रपति कोई भी ऐसा बिल नहीं होता, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होता, जब उसको एक्ट बनना होता है या संविधान संशोधन होना होता है, बगैर राष्ट्रपति के स्वीकार किए हुए, उनके हस्ताक्षर किए हुए, वो तो प्रभावी माना ही नहीं जा सकता। भारत के राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन उनके पास साइन होने जाता है, तो इनडायरेक्ट रूप से इनका रोल है। राज्य की विधानसभाएं,
कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको चेंज करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्य विधानमंडल को भी संविधान संशोधन में भागीदारी दी गई है। बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में जब 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यों के पास जाता है। राज्य जो है वो कम से कम आधे राज्य, जैसे मैंने आपको बताया था 28 राज्य हमारे पास, कम से कम 14 राज्य जो है उनके जो विधानमंडल है वहां पर भी उनको साधारण बहुमत से सहमति मिलनी चाहिए, तभी ये प्रस्ताव संशोधन कानून का रूप ले सकता है। बहुत बड़ा रोल है आज की विधानसभाओं का। संसद का तो सबसे बड़ा रोल है, संसद से ही शुरुआत होती है। संसद को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। कुछ ऐसे धाराएं हैं जिसमें लोकसभा सिंपल, जिस तरीके से बजट होता है, जिस तरीके से सिंपल बिल पास होते हैं, लोकसभा आराम से कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से। कई ऐसे हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन ये संसद में ही पास हो जाता है। संसद का बहुत बड़ा रोल है। राज्यपाल, अब ये बताइए, जब विधानसभा में कोई चीज पारित होगी वो कब पारित होती है? जब गवर्नर उस पर साइन करते हैं। गवर्नर के साइन के बगैर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गवर्नर का क्या रोल है? कोई भी रोल नहीं है। तो गवर्नर का रोल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है इसीलिए इनका रोल आ जाता है। न्यायपालिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई भी रोल नहीं है। न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है इससे। जब संविधान संशोधन हो जाता है उसके लिए लोग PIL दाखिल करते हैं कि भाई ये तो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तन या उसको परिवर्तित करने का प्रयास है, तब न्यायालय का रोल आता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? थोड़ा पृष्ठभूमि पे जाता हूं मैं। यह हुआ कब था? 1975 की बात है, और प्रिसाइज बताता हूं, जून 1975 की बात है। भारत वर्ष में इमरजेंसी लागू की गई। तब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इमरजेंसी लागू हो गई, आपातकाल लागू हो गया। इसके बाद 1977 तक करीबन 21 महीने तक ये व्यवस्था चली, आपातकाल जारी रहा। इस दरमियान क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और जितने भी राज्य हैं उसमें मैक्सिमम में, मेजॉरिटी में कांग्रेस की सरकार थी, तो इस दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 38वां, 39वां और 42वां ये सारे संशोधन किए, जिसमें 42वें संशोधन तो वाकई में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विवादास्पद संशोधन रहा। इसका उत्तर यह आता है कि यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था और आपातकाल की घोषणा अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय थी। दूसरी बात आती है इसमें, एक तो यह हो गया संशोधन के कुछ उपबंध वाकई में विवादास्पद थे। यानी जो भी चीज होगी आखिर में संसद करेगी। संसद के ऊपर जो संशोधन करती है उसकी आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आखिरी जो पावर होगी वो संसद के पास होगी। यह गलत हो गया ना? क्यों? न्यायपालिका का कोई रोल नहीं आ रहा था। जो जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर दिया गया इस पे। ऐसे कई चीजें इसमें बनाई गई जो थोड़ी विवादास्पद थी। तो आप क और घ को सही करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता है? जरा मैं इस नहीं को हटा दूं अभी। सही व्याख्या करता है। संविधान में अलग अलग तरह की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सही है। जुडिशरी अपनी तरीके से लेती है, संसद अपनी तरीके से लेती है, बिल्कुल, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत हो जाता है। खंडन मंडन, बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। आपस में डिस्कशन, मतभेद या फिर क्रिटिसिज्म या एक दूसरे की बात सामने रखना, ये तो डेमोक्रेसी में जरूरी है, बिल्कुल सही है। इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई, बिल्कुल सही है। संविधान में जो कुछ प्रावधान है वो तो पार्लियामेंट या ये कहें कि जो मेजॉरिटी वाली सरकार है वो तो कभी भी पास कर सकती है। तब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। ये मामला जो है ये गड़बड़ा रहा है। अगला आता है, न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है कि संविधान संशोधन करे या कोई भी ऐसा काम करे, बिल बनाए। जब वो फैसला हो जाता है उसके बाद न्यायपालिका आती है रोल में। इसमें ये जो पिक्चर चल रही है ना, इसमें न्यायपालिका का रोल बाद में आता है।
हाफ टाइम इंटरवल के बाद आता है। अगर कोई ऐसा फैसला हो गया जो गलत है, उसके लिए लोग जाते हैं कोर्ट में और फिर कोर्ट फैसला देती है कि सही है कि गलत है, तो हम ये घ को अब मैं नहीं को हटा देता हूं, कौन व्याख्या नहीं करता तो ये घ सही हो जाएगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्यों को चिन्हित करें, गलत वाक्यों को सही भी करें। बुनियादी ढांचा जो कोर है, स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर एक, जैसे अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले इसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, बाद में आप ईंटें लगाते हैं, पेंट वेंट करते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसका। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं भी कुछ लिखा नहीं गया है, संविधान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है, बिल्कुल गलत है, कहीं भी संविधान में लिखा ही नहीं है। संविधान ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। बुनियादी ढांचा जो है वो नहीं बिगाड़ना है, बाकी आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है, ये भी सही है। यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था, ये भी सही है। इस सिद्धांत से न्यायालय की शक्तियां बढ़ी हैं। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। कई चीजें जो होती है ना वो हमेशा बताई नहीं जाती, वो हो जाती हैं। जब 1950 में जब हमारा संविधान आया, आज 70 साल से ऊपर हो गए, कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ कि मूल ढांचा क्या है, लेकिन जो न्यायपालिका ने फैसले दिए, जो कानून बने, जो लोगों ने चीजें इसमें गेन की, एक्सपीरियंस गेन किया, उससे पता चला, उससे दिमाग में आ गया कि मूल ढांचा क्या है। कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ, बस हम लोग ने सीख लिया, सबने जान लिया। अरे इसको मैं सही कर दूं, सारे सही हैं, इसमें केवल यह गलत है। 2000-2003 के बीच में संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे? इसकी भी मैं पहले पृष्ठभूमि बताता हूं आपको। 2000 और 2003 इसके दरमियान कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहां पर गठबंधन की सरकार थी, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स थे उसमें जितने मेजर पार्टी थी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार थी, कोalition की सरकार थी, यानी कि एक तरीके से सभी लोग इन्वॉल्व थे। जब सब लोग इन्वॉल्व हो गए तो जो लोगों की बात है वो भी सुननी पड़ी उन्होंने, उसके हिसाब से संशोधन हुए। इसके अलावा क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व थे तो ऐसा कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकते आप, संशोधन तो नहीं कर सकते जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, कंट्रोवर्सी जिससे आ जाए, क्योंकि सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब आम सहमति होगी लोगों के बीच में, जो विभिन्न दल हैं उनके बीच में। तो अब आते हैं हम इस पे। इस काल के दौरान किए गए संशोधन में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया, एक तरीके से सही है। इसमें उसका कारण भी देखिएगा, अभी ये जो है ना, ये इसका कारण भी है। इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था, बिल्कुल गलत है। कोalition की सरकार थी, नहीं था। कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था, बिल्कुल सही है। जनता, क्योंकि जनता के सारे लोग आ गए थे इसमें, कोalition की सरकार थी, बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी, वो उन्होंने सरकार बनाई थी। इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था, यह भी सही है। कोई अंतर रह नहीं गया था कि सारे के सारे एक साथ आ गए थे। फिर इसके बाद ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे, क्योंकि सब लोग ने मिलकर किया था। संशोधनों के विषय में जो अलग अलग राजनीतिक दल थे उनमें सहमति पैदा हो गई थी, तो आप इसको सही कर देंगे। अच्छा, इस काल के दौरान किए गए संशोधन में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया, इसको हम गलत कर देंगे क्योंकि ये बात उसके साथ नहीं सही बैठ रही है। और इस काल में अलग अलग राजनीतिक दल के बीच में कोई वास्तव अंतर नहीं रह गया था, इसको मैं गलत कर देता हूं। ऐसा तो नहीं है, हर एक क्या कहेंगे कि अलग अलग धाराएं, विचारधाराएं तो थी ना, लोगों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने तो सब मिला के एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बना ली थी, सबके अलग अलग विचार थे। तो अगर इसमें ज्यादा बेहतर मैं समझूंगा तो ग और घ को हम चिन्हित करेंगे। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। संविधान में संविधान एक बहुत बड़ी किताब है, इसमें हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए चीजें दी गई हैं। अगर कोई भी ऐसी सरकार आए और वो आके संशोधन करने लगे, मान लीजिए कोई मेजॉरिटी सरकार आ जाए, तो क्या हाल हो जाएगा? श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। मेजॉरिटी सरकार आएगी, वो अपना धर्म बनाएगी, अपना धर्म फैलाने की कोशिश करेगी और अपनी भाषा फैलाने की कोशिश करेगी, तब क्या होगा? इसीलिए
संविधान में संशोधन, आपको याद है श्रीलंका में कितनी मौतें हुई थी, कितने सिविल वॉर चला था, 20 साल से ऊपर। इसलिए संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? संविधान संशोधन हमारा जो है वो लचीला भी है, कठोर भी है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को कठिन बनाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब कि कोई भी आके इसका दुरुपयोग ना कर ले, यानी आके अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे संशोधन या परिवर्तन या अमेंडमेंट की सुविधा का दुरुपयोग ना किया जा सके। विशेष बहुमत में सबसे पहले जो संशोधन बिल होता है उसके प्रवेश पर सदन की कुल संख्या के बहुमत के सदस्यों द्वारा वह बिल पारित होना चाहिए। कुल संख्या यानी 545 अगर बंदे हैं, इनकी संख्या इतनी है, तो 273 के ऊपर सपोर्टर होने चाहिए इसके, पहली चीज। इसके अलावा जो उपस्थित है वोट करने वाले जो सदन है उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। यानी अगर 300 लोग हैं तो उसको आप 2/3 कर दीजिए, कितना बनता है? 200। अगर 300 लोग हैं तो कम से कम 200 तो इसके फेवर में होने चाहिए। इस प्रकार के से संविधान बिल दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। इसके अलावा ऐसे भी कई बिल हैं, ऐसे कोई संशोधन है जिसमें क्या लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं, विधानसभा भी जाता है बिल। और विधानसभा में हमारे पास अभी 28 राज्य हैं, कम से कम 14 राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद, विधान जो पालिकाएं हैं वो जो है अपने एग्रीमेंट देंगी, तभी जाके ये कानून या ये कहें जो संविधान है उसमें संशोधन हो पाएगा। इसीलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे। उदाहरण सहित व्याख्या करें। बिल्कुल सही है ये कि संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की जो व्याख्या है उसके परिणाम रहे। इस कारण से किए गए कि निश्चित विषय पर जो न्यायपालिका है उन्होंने संविधान की व्याख्या करते हुए संसद के अलग दृष्टिकोण रखा। मतलब जो पार्लियामेंट सोच रही है और जो जुडिशरी सोच रही है ये बिल्कुल अलग अलग थे। पार्लियामेंट ने जो डिसाइड किया, जुडिशरी ने उसको पलट दिया। जब भी किसी विषय पर संसद को न्यायालय का कोई निर्णय राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं लगा, जो भी संविधान में संशोधन किए गए वो खारिज कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा काम किया जो जुडिशरी को सही नहीं लगा, निरस्त कर दिए गए। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकारों में कटौती करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस बात का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को है कि मूल अधिकार में कटौती हुई है कि नहीं है, मूल अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया गया था कि संविधान में परिवर्तन एक विधायी प्रक्रिया है और संसद द्वारा साधारण विधायी प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाए गए जो नियम संविधान में संशोधन के विधेयकों के लिए लागू किए जाएंगे। इस सब को संसद ने बाद में बदल दिया। ये सारी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट से। क्या हुआ था कि हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था। अब जब सरकार आई तो उसको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे। उस समय हम लोग बस आए थे, इंडिपेंडेंस के बाद हालत जर्जर थी, तो अलग अलग तरीके से जैसे जमीन के से रिलेटेड कुछ ना कुछ कानून बनाने थे। उसके लिए सरकार ने जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसमें परिवर्तन, मतलब इसमें मांगा कि भाई हम परिवर्तन करें। जुडिशरी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप कर ही नहीं सकते, ये मौलिक अधिकार है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि ये जो संविधान है उसी में संशोधन कर दिया। उसके बाद टसल चलती रही, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा दोनों के बीच में। फाइनली फिर उसके बाद क्या हुआ कि जुडिशरी ने फिर कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है या राइट टू प्रॉपर्टी जो भी है एक्ट बताएं या फिर इसको जो व्यवस्था बताएं, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। उसके बाद 7 से 6 मौलिक अधिकार हो गए और गवर्नमेंट ने भी फिर हम उनको फ्रीनेस मिल गई कि वो जमीनी तरीके से या फिर जमीन को लेके अपने कानून बना सके। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करें। इसका मतलब यह है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जुडिशरी आई, उसने कहा ना 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 ये तो गलत है, बिल्कुल पलटिए इसको। तो जब पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सके, पार्लियामेंट जनता की प्रतिनिधि है, जुडिशरी कहां से बीच में आ गई? ये क्यों इसको मना कर रही है? सवाल ये है। तो क्या आप सहमत हैं इस चीज से?
आप इस बात से सहमत नहीं हैं? जो नगर न्यायपालिका है उसको संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ये आप कहेंगे कि हम मानते हैं कि जुडिशरी, क्यों? क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों ही जो है ये डेमोक्रेसी के आधार स्तंभ है। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रही है तो जुडिशरी इसमें रोल प्ले करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्च और पवित्रता की सुरक्षा करता है। इसीलिए संविधान द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है कि देखिए साहब, आपका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा आप करेंगे, जुडिशरी करेगी। जिसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसकी वैधानिकता, उसकी सत्यता, वो सही है कि नहीं है, कहीं वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकारों द्वारा जो अलग अलग विधियां बनाई गई हैं या कानून बनाए जाते हैं उनका पुनर्अवलोकन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी यदि संसद या राज्य विधानमंडल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि संविधान का चीरहरण करते हैं, अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं या संविधान के विरुद्ध किसी भी विधि का या कानून का निर्माण करते हैं, तो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी जो विधियां बनाई गई हैं, ऐसे जो कानून बनाए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय उनको क्वाश कर सकती है, असंवैधानिक, अवैधानिक घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसी तरीके से संघ सरकार और जो राज्य सरकार है उसके संविधान का अतिक्रमण करने वाले जितने भी कार्यपालिका आदेशों को भी वो अवैध घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाला इंटरप्रेटर यानी कि समझने वाला अंतिम न्यायालय है, उसे यह घोषित करना पड़ता है कि किसी विशेष अनुच्छेद का मतलब क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति कानून की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग न कर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के आधार पर काम करता है। इस दृष्टि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक आधारों पर ही संसद और विधान मंडल के द्वारा पारित जो कानून है उनको वैध और अवैध बताता है, घोषित करता है। इस दृष्टिकोण से भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थिति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ी कमजोर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के आधार पर संसद का तीसरा सदन नहीं कहा जा सकता। अब हम लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू। संविधान की पवित्रता की सुरक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय हमारी जुडिशरी करती है। न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इनकी शक्ति है उच्चतम न्यायालय के पास, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये लोकल गवर्नमेंट से संबंधित था, तो इसको हम स्थानीय संस्थाएं कहेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1991 में पारित हुआ था ये। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्णय दिया? 1973 में दिया था। अति लघु प्रश्न देख रहे हैं। संविधान संशोधन से क्या आशय है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? तो संविधान में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार जो परिवर्तन किए जाते हैं, प्रावधानों को शामिल किया जाता है, हटाया जाता है या उसमें कुछ चेंज किया जाता है ताकि वो आज के समय के लिए उसी तरीके से ये कहें कि अवेलेबल रहे या इसकी फिजिबिलिटी बनी रहे, ऐसी प्रक्रिया को हम संविधान संशोधन कहते हैं। लचीला संविधान क्या होता है? लचीला मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो आराम से चेंज हो जाए, इसको परिवर्तन करने में ज्यादा मेहनत ना लगे। तो लचीला संविधान वो होता है जिसे आसानी से, इजी से संशोधन किया जा सके। संविधान संशोधन प्रक्रिया में कौन सी संस्थाएं सम्मिलित होती हैं? तो सबसे पहले शुरुआत होती है संसद से। सबसे पहले संसद से शुरू होता है। उसके बाद जो संसद में पहला कुछ ऐसे प्रावधान है जो केवल संसद यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा पास कर सकती है। फिर कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की आवश्यकता होती है। फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें
जैसे पावर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, हस्तांतरण है और फंडामेंटल राइट्स है, वहां पर राज्यों के विधानमंडल भी आ जाते हैं। और फाइनली हर चीज जो होती है वो तो राष्ट्रपति जी के साइन द्वारा होती है, तो ये भी सम्मिलित हो जाते हैं। अनुच्छेद 368 क्या है, 368 क्या है? तो अनुच्छेद 368 संविधान का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें संविधान में कैसे संशोधन किए जाएंगे, कैसे चेंज किए जाएंगे, कैसे इसमें मॉडिफिकेशन होगा, उसकी प्रक्रिया क्लियरली दी हुई है। और इन्हीं तत्वों का प्रयोग करके संसद साधारण बहुमत, कुछ आर्टिकल्स, कहीं पर विशेष बहुमत, इसके आधार पर संविधान में संशोधन करती है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? तो संविधान संशोधन में क्योंकि जो भी चीज, चाहे वो नॉर्मल बजट हो, नॉर्मल बिल हो, हर चीज पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो एक्ट बनता है या कानून बनता है। इसी तरीके से संविधान संशोधन भी जब पास हो जाता है, चाहे एक सदन में हो, चाहे दोनों सदन में हो, चाहे जो अलग अलग आर्टिकल्स के हिसाब से, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे मिलनी ही होती है। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी हो जाता है। संविधान संशोधन को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसके बाद एक 91 अमेंडमेंट भी हुआ था। यदि किसी संशोधन प्रस्ताव को लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा उससे सहमत ना हो तो उसका समाधान कैसे होता है? तो संविधान संशोधन बिलों पर संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है। यदि संशोधन बिल एक सदन से पास हो जाए और उसके बाद वो दूसरे सदन में बहुमत स्थापित, मतलब बहुमत ना मिले, उसको लोग उसके सपोर्ट में ना आए, तो वो वहीं रद्द हो जाता है, खारिज हो जाता है। इसमें जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। क्या राष्ट्रपति संशोधन बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदनों के पास हो जाने के बाद, और अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग, मतलब 368 में दिया हुआ है कि कैसे करना है। तो अगर किसी तरीके से पास होता है, उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति नहीं भेज सकते इसको। साधारण बिल में अगर कोई भी नॉर्मल बिल है, इसमें राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए जरूर भेज सकते हैं इसको। लेकिन जो संविधान संशोधन बिल होता है उसमें राष्ट्रपति जी का कोई रोल नहीं, वो वापस नहीं भेज सकते। उनको स्वीकृति देनी ही पड़ती है, साइन उस पर करना ही पड़ता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसका क्या उद्देश्य है? तो ये स्थानीय संस्थान, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है। ये 73वां जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए है, गांव के लिए। जो 74वां है वो शहर के लिए है, अर्बन एरियाज के लिए। तो स्वतंत्रता के बाद बलवंत मेहता समिति ने जो सिफारिश दी, उसके आधार पर स्थानीय संस्थाएं यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें गठन तो किया गया। लेकिन बहुत सारी जो ऐसी संस्थाएं थी वो नाम के लिए थी, क्रियाहीन रही, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं थी। इनके पास न तो पैसा था, पर्याप्त साधन थे, और न ही कोई अधिकार था। चुनाव प्रक्रिया भी बहुत अनियमित थी, तो कमजोर वर्गों को भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। फिर इसके बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई, तो इन्होंने इन संस्थाओं यानी कि जो ग्रामीण और शहरी स्तर पर है उनको और सुदृढ़ करने के लिए, उनको स्ट्रांग करने के लिए, संगठन के रूप में और पावरफुल बनाने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया। अब 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है, और 74वां जो है वो शहरी क्षेत्र की, नगर पालिका कह सकते हैं आप इसको, और इसको पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह कह सकते हैं, इन स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। अब इसमें SC ST को प्रॉपर उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया। साथ में ही महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% रिजर्वेशन भी दिया गया। विश्व के आधुनिकतम संशोधनों या संविधान में जो संशोधन है उनकी प्रक्रिया में कौन से सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं? तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो इसमें जो आज के संविधान है उसमें जो संशोधन होते हैं, चेंज होते हैं, उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। उसमें 2 सिद्धांत बहुत जरूरी है, यानी कि कहें अहम थ्रस्ट है, अहम भूमिका निभाते हैं। एक ये है विशेष बहुमत का, जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इन संविधानों में ये सिद्धांत है
अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है। दक्षिण अफ्रीका और रूस में के देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा जो सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। अब ये जो सिद्धांत है कई आधुनिक संविधानों ने अपनाया है, जैसे स्विट्जरलैंड है, इसमें जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार होता है। रूस और इटली ऐसे देश हैं जहां जनता को संविधान में संशोधन करने और संशोधन के अनुमोदन का अधिकार भी दिया गया है, यानी रिकमेंडेशन या एक्सेप्टेंस का अधिकार जनता के पास है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है, यानी कि मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के विकास को जिस बात से बहुत दूर तक प्रभावित किया है, जिस बातों ने इसको बनाया है, प्रभावित किया है, वो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है इसको न्यायपालिका ने जो केशवानंद भारती केस, बहुत प्रसिद्ध मामला है, इसमें प्रतिपादित किया है और संविधान के विकास में बहुत सहयोग दिया। इस मामले के जो फैसले थे, पहला ये है कि संसद की संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्तियां हैं, कि संसद कोई भी संशोधन ना कर सके, किसी भी तरीके से ना कर सके, उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया। उसके अलावा संविधान के किसी भाग या संपूर्ण भाग में वो केवल एक नियमित जो धारा है या कहें पेरिफेरी है, बाउंड्री है, उसी के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, हर जगह परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है और उसके जो बुनियादी तत्व हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो फिर जो न्यायपालिका है उसका निर्णय अंतिम होगा। केशवानंद भारती मामले में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था। उसके बाद 3 दशक हो गए, उसमें 3 दशक क्या, उसके बाद के जो 3 दशक चले और उसके बाद जो आज तक का समय है, इसमें संविधान की सभा व्याख्याएं इसे ध्यान में रख के की गई हैं, यानी कि जो भी चीज संविधान के लिए की गई है, चाहे संशोधन हो, अमेंडमेंट हो या उसकी व्याख्या दोबारा समझी गई हो, वो सब इसी के तहत दिमाग में, बैकग्राउंड में रख के की गई। भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या कमियां हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ कमियां भी दिखती हैं कि भारत संघ की इकाइयों और राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई राज्य संविधान में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ये केवल संसद से शुरू हो सकता है, वो भी लोकसभा से। और ये तथ्य उन्हें केंद्रीय सरकार से निम्न स्तर की ओर ले जाता है, क्योंकि राज्यों का कोई रोल नहीं है। वो तब रोल आता है जब लोकसभा राज्यसभा बहुमत से पास कर दे, तब वो जाता है, और वो भी ऐसे प्रावधानों के लिए जिसमें स्टेट इन्वॉल्व हो। तो यहां पर इनकी भागीदारी नहीं है, जो एक संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उस सिद्धांतों के विरुद्ध हमें दिखाई देती है। संविधान संशोधन बिल पर संसद और राज्यों के से जब पारित हो जाता है, उसके बाद जनमत संग्रह करवाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई देशों में जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांत का विरोध करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक सरकार है, जैसे अभी की सरकार का ले लीजिए, 31 से 35% उनको वोट मिले, यानी 70% करीब लोग जो है, ये इससे ऊपर, वो उनके सिद्धांतों को नहीं मानती। तो अगर ये गवर्नमेंट चेंज शुरू करती है और ये कर जाती है, तो बाकी जो 70% लोग हैं उनका कैसा होगा? उनकी भी तो राय लेनी होगी, क्योंकि जब मेजॉरिटी मिल जाती है तो सत्ता, मतलब अगर आपको लोकसभा में मेजॉरिटी मिल गई तो कानून आराम से पास हो सकता है। और आपका बहुत सारे स्टेट्स में अगर गठबंधन की भी सरकार है तब भी आप को मिल जाता है। 28 स्टेट्स है, 14 स्टेट उसमें एग्री कर जाएंगे। तो यहां पर लोगों का भी रोल होना चाहिए। और संविधान संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, क्योंकि स्टेट जब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से में कोई मतभेद आ जाए, तो इसके लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है, वो बस रद्द हो जाता है। मतलब कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता या कोई और बात नहीं होती। तो संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन की समय सीमा निश्चित नहीं है। यानी अगर राज्य करे ना करे, अपने पास रख के बैठ जाए, तो इससे क्या होता है कि जो असली चीज होनी चाहिए उसमें काफी देरी हो जाती है। वाकई में ऐसे कोई प्रावधान जिसमें परिवर्तन हो या कोई प्रावधान को ऐड करना हो जो बहुत जरूरी हो जाएगा उस समय के लिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है, सालों साल अगर खिंच रहा है, तो उसकी, जिसे कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वैसा हिसाब किताब हो जाएगा। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। भारतीय संविधान संशोधन 52 के प्रमुख प्रावधान क्या थे?
अब 52वां जो संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रभावकारी संविधान संशोधन था। इसे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था। 1985 में पारित किया गया। उसके प्रावधान इस तरीके से थे, अगर कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद, ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल बदल कानून है। अगर कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदन की सदस्यता वहीं समाप्त हो जाएगी, पहली चीज। अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी दल में सम्मिलित होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर कोई मनोनीत सदस्य किसी दल में शामिल होता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और विघटन और विलय की स्थिति में यह कानून लागू नहीं होगा। एक और चीज है, संशोधन के कानून के संबंध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है। ये खैर इसको हटा दीजिए क्योंकि यहां पर इसकी वैधता नहीं है। अब ये चारों को ध्यान रखिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएं लिखिए। तो संविधान संशोधन में कुछ संशोधन विधि है, उसकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरीके से है। पहली चीज यह है कि संविधान में संशोधन के कार्य के लिए किसी अलग व्यवस्था या अलग संस्था, अलग इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह शक्ति जो है केंद्रीय संसद के पास है। राज्यों के जो विधानमंडल है उनको संशोधन बिल आरंभ करने का, शुरुआत करने का इनके पास अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 368 में लिखे गए जो विशेष उपबंध है उसके अतिरिक्त संशोधन बिल साधारण बिल की भांति संसद द्वारा ही पास किए जाते हैं। इसके लिए दोनों सदस्यों का एक आवश्यक बहुमत प्राप्त हो जाने पर ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं। इसके लिए जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे बहुत सारे देश है जो एडवांस देश है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है। संसद में संशोधन बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। वैसे भी जो राष्ट्रपति है वो तो एक फेस होते हैं सरकार के। संविधान में कुछ विशेष संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि अमेरिकी संविधान में कम से कम 3/4 राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे 28 है तो 14 कर दिए गए, यहाँ पर 28 अमेरिका में जाए तो 3/4 करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो कम से कम 21 राज्य होने चाहिए। संविधान की समस्त धाराओं का संशोधन पॉसिबल है। यहां तक कि संविधान का संशोधन करने की धारा 368 का भी संशोधन किया जा सकता है। मतलब जिस डाली पे आप बैठे हैं यहां पर, आप उसको भी काट सकते हैं। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल तथा राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन किस प्रकार संभव है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा संविधान संशोधन में कैसा आता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ धाराओं का प्रयोग करके संविधान में आगामी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति धारा 331 के में 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, यदि इसका बात का वो अनुभव करें, उनको लगता है तो, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदाय में लोग सभा में प्रॉपर नहीं आ पाए हैं, प्रतिनिधित्व इनको नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति के प्रयोग को धारा 81 इसमें निश्चित लोकसभा की संख्या पर प्रभाव पड़ सकता है। अब राज्यपाल को भी राष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति प्रयोग करके विधानसभा की सदस्य संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार मिला हुआ है। राज्यपाल को जो एंग्लो इंडियन है उनको नियुक्त करने का अधिकार संविधान की धारा 333 में मिला हुआ है। असम का राज्यपाल 6ठी अनुसूची में दी गई जो कबायली प्रदेशों की सूची है उसमें खुद ही परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य की भाषा निश्चित करने का अधिकार विधानमंडल को मिला हुआ है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य की जनसंख्या का एक प्रमुख भाग किसी एक निश्चित भाषा को बोलता है, प्रयोग करता है, तो उस भाषा को भी सरकारी रूप से प्रयोग किए जाने का आदेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 356 का प्रयोग करके राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल तो लागू किया ही जा सकता है। राज्यसभा द्वारा संशोधन में क्या क्या जाता है? संविधान की धारा 249 इसमें यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के अमुक विषय पर संसद द्वारा कानून का बनाया जाना राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक और लाभदायक है, तो संसद को राज्य सूची के उस विषय पर समस्त भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन संसद को यह अधिकार 1 वर्ष के लिए ही प्राप्त होता है और संविधान के इस परिवर्तन को हम संशोधन नहीं कह सकते क्योंकि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो 368 में यह क्लियर दिया हुआ है कैसे परिवर्तन होगा। तो अनुच्छेद 4 और 11 के अनुसार इस संविधान के कुछ भागों में संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जाता है।
परंतु इस प्रकार के अनुच्छेद कम है। जैसे नए राज्य को बनाना है, पुराने राज्यों का पुनर्गठन करना है, और भारतीय नागरिकों की जो योग्यता है उसमें परिवर्तन करना है, राज्यों में द्वितीय सदन बनाना है, जैसे विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद 2 हो सकते हैं, तो विधानसभा तो होती हर जगह, विधान परिषद भी हो जाए, उसको बनाना या समाप्त करना, विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, लॉ का प्रयोग किया जाता है। यह भी बात जानना जरूरी है कि इन मामलों का संबंध यद्यपि संविधान की व्यवस्थाओं से है, लेकिन वास्तव में इन्हें संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। अब संविधान के जो अनुच्छेद 368 में के अधीन इसमें क्लियर दिया हुआ है कि इससे कुछ भागों में परिवर्तन संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत परंतु उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। उपस्थित है 2/3, लेकिन आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनका समर्थन मिलना चाहिए, 28 से तो 14 मिलना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय से संबंधित जो व्यवस्था है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी जो परिवर्तन है, उसके लिए ये प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये भी देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लिए कांग्रेस के उपस्थित जो सदस्य है 2/3 बहुमत या और साथ में 3/4 राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, परंतु वह समर्थन राज्य सरकारों का है, विधानमंडलों का नहीं है। संविधान में के अन्य अनुच्छेदों का जो परिवर्तन है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की जो साधारण बहुमत है, परंतु मतदान के समय उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये हो सकता है। यह भी है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन यद्यपि इसी प्रक्रिया से हो सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का मुकदमा था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि संसद को मूल अधिकारों में कटौती करना है, वो उनका पास अधिकार नहीं है। इस बात का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय के पास है कि वाकई में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की कटौती की गई है या नहीं। इसी तरीके से शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार के जो मुकदमा था, इसमें निर्णय दिया गया कि संविधान में जो परिवर्तन है एक विधायी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, और संसद द्वारा साधारण विधायी प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाए गए जो नियम है, संविधान में संशोधन के विधेयकों के लिए भी लागू किए जाएंगे। संविधान की धारा 368 में किए गए जो संशोधन है उसकी विधि के अतिरिक्त कुछ अन्य धाराओं के अंतर्गत भी परिवर्तन किया जा सकता है और शासन प्रणाली को प्रभावित किया जा सकता है। ये बात अलग है कि इन परिवर्तनों को संशोधन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये धारा 368 में नहीं आते। भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया के दोष लिखिए। तो इसमें दोष क्या है, कमियां क्या है, क्लियर चीज क्या नहीं है। सभी धाराओं में संशोधन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति नहीं ली जाती है, क्योंकि संविधान की सभी धाराओं में संशोधन, इनकी कुछ धाराएं हैं केवल उसी में इनकी स्वीकृति ली जाती है। संविधान का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जिसमें संसद जो है वो खुद ही संशोधन कर देती है, चेंज कर देती है। राज्यों के अनुसमर्थन के लिए समय निश्चित नहीं है कि राज्य कितने देर में कितने समय में समर्थन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संविधान में किए जाने वाले जो संशोधन है उनको राज्यों द्वारा समर्थन और अस्वीकृत के लिए भारत संविधान में कोई भी समय निश्चित नहीं है। भारत में अभी तक इस दोष को अनुभव नहीं किया, क्योंकि प्राय एक दल या का जो शासन केंद्र है वो मैक्सिमम सेंटर में भी रहा है, राज्य में भी रहा है, और आधे राज्य का उन्हें आसानी से समर्थन मिल जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार की स्थिति है, ये दोष क्लियर निकल के आ रहा है। संशोधन विधेयक को राज्यों के पास भेजने की भ्रमपूर्ण स्थिति, संविधान में क्लियर नहीं किया गया है कि क्या संविधानों में संशोधन के विधेयकों को सभी राज्यों को भेजा जाना आवश्यक है या उसे उनमें से कुछ राज्यों को भेजा जाना पर्याप्त है, कुछ राज्यों को। तो संविधान में संशोधन के तीसरे विधेयक को कुछ राज्यों की राय जानने से पूर्व ही पास कर दिया गया है। जैसे मैसूर की विधानसभा ने इसके विरुद्ध आपत्ति भी की थी। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 में कहा गया है कि जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उसके पश्चात राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करके हस्ताक्षर कर देंगे और तब संविधान संशोधन लागू माना जाएगा। राज्यों को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, यानी कि राज्य शुरुआत नहीं कर सकते, विधानमंडल नहीं कर सकती। कोई भी राज्य विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव केवल उस अवस्था में कर सकती है जब वह अनुच्छेद 169 के अंतर्गत
विधान परिषद को समाप्त करे या समाप्त करना या उसकी स्थापना करना चाहती हो तो। अनेक अनुच्छेदों का साधारण प्रक्रिया के कारण संशोधन संभव है, यानी कि कई जगह हम देखते हैं कि संविधान काफी लचीला है। संविधान की धाराएं कुछ ऐसी है जिनके लिए संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी और संसद के साधारण बहुमत से, जैसे बजट पास होता है, नॉर्मल बिल पास होता है, तो अगर ऐसा पास हो जाए तो इससे हानि की संभावना हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि धारा 224 द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अब इस धारा को बदलने के लिए किसी विशेष तरीकों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो विशेष तरीका क्यों इसमें लाया गया? यानी कि कई ऐसे हैं जहां पर इजीली पास हो जा रहा है, जहां पर कठोरता की जरूरत थी, और जहां पर कठोरता की जरूरत थी वहां लचीला हो गया है। ये चीज इसमें कहने की कोशिश की गई है। जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी सरकार आती है, लेकिन वो क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट बनाने की या फिर जो चुनाव करने की प्रक्रिया है, उसमें आप देखें कि जरूरी ये है जब हमारा सरकार बनती है तो मेजॉरिटी हमको मिल जाती है, जिसका 30-35% भी वोट शेयर हो, बाकी सबका क्या। तो भारत में संविधान संशोधन की विधि ऐसी है जिसमें जनता की अवहेलना हो सकती है, क्योंकि इसमें जनता की राय जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 44वें संशोधन विधेयक के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संविधान की मूल विशेषताओं को जनमत संग्रह द्वारा ही बदला जा सकता है। इस संशोधन को लोकसभा ने पारित कर दिया, परंतु राज्यसभा ने इस संशोधन विधेयक की जनमत संग्रह की धारा को पास नहीं किया। राज्यसभा को यह विचार है कि भारत जैसे देश के लिए जनमत संग्रह करवाना बहुत कठिन है, वह अव्यवहारिक भी है, फिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, 130 करोड़ से ऊपर है, 1.3 बिलियन। ये जो विवेचना है या जो हमने डिस्कशन किया, इससे क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है इतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधानों की है, और न ही ब्रिटेन के संविधानों के समान इतनी सरल है कि इसे साधारण प्रक्रिया से संशोधित कर दिया जाए। तो इस दृष्टिकोण से भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल और जटिल दोनों ही है, और संशोधन की इस प्रक्रिया के कारण ही भारत का संविधान सामाजिक और आर्थिक विकास का सूत्रधार बना हुआ है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।